बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हों। आपका तदरीसी अमल बहुत अच्छे से बहुत तरीके से चल रहा हो और आप नई नई बातें सीख रहे हों। प्यारे बच्चों, से पिछली जमात में मैंने आपको बताया एक कहानी सुनाई थी जो सुनकर आपको जवाबात तहरीर करने थे और मुझे आप लोगों के जवाबात पढ़कर ऐसा लगा कि आप लोगों ने वाकई कहानी बहुत गौर से सुनी है। आप लोगों का काम मुझे बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ मिला, ज़्यादातर बच्चों का, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने कहानी गौर से सुनी और पसंद करके आपने उसको काम मुझे भेजा। उस जमात में मैंने आपको बताया था कि अब हमारी जो जमात होगी उसमें हम कहानी लिखना सीखेंगे। तो मैंने आज आपको लिखने की महारत में कहानी नवीसी का इंतखाब किया है। कहानी नवीसी का मतलब होता है कहानी लिखना। जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, ड्रामा, कहानी या कुछ भी, तो मजमून कुछ भी हम लिखते हैं तो उसको लिखने के कुछ मकासद होते हैं, कुछ उसूल व कवायद होते हैं, कुछ तरीक़ाकार होते हैं जिनका मालूम होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करने के जो मकासद होते हैं उनका जानना ज़रूरी होता है। तो आइए हम सबसे पहले मकासद की बात करते हैं कि हम ये कहानी नवीसी क्यों कर रहे हैं। कहानी नवीसी के उसूल व कवायद की दोहराई कर सकें। कहानी नवीसी के उसूल व कवायद की दोहराई इस तरह करेंगे कि आपने पिछली जमातों में भी कहानी नवीसी सीखी है, जमात स्वयं में भी आपने कहानी लिखी है, तो हम दोबारा उसका इयादा कर सकें और सीख सकें। कहानी की तरतीब की मदद से कहानी लिख सकें। कहानी की तरतीब की मदद से कि किस तरीके से हमें कहानी लिखनी है, पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, आखिर में क्या लिखना है, इस तरह हम तरतीब से कहानी तहरीर कर सकें। कहानी लिखने के लिए अपने जहन में आने वाले ख्यालात की मदद से कहानी तहरीर कर सकें। जैसे आप जो तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि एक कुत्ता है और सामने से दो बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आ रहे हैं और कुत्ता भी दौड़ता हुआ उनके पास जा रहा है। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप इस तस्वीर के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें और मुझे लिख के दें कि क्या इस तस्वीर को देख के आपके जहन में क्या ख्यालात आते हैं। तो जो ख्यालात आप तहरीर करेंगे उनको हम एक तरतीब से अगर तहरीर करें तो वो एक कहानी बन जाएगी। तो आप इस कहानी लिखने से क्या सीखेंगे कि अपने जहन में आने वाले ख्यालात को तरतीब से तहरीर कर सकें और कहानी नवीसी कर सकें। अब इसके आगे हमारे उसूल और कवायद की बात आती है। हर चीज़ के कुछ उसूल और कवायद होते हैं। स्कूल जैसे आप आते हैं तो उसके कुछ अलग उसूल होते हैं कि आपको टाइम पर पहुंचना है और साफ़ सुथरा स्कूल आना है, यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आना है। जब हम अपनी जमात में जाते हैं वहाँ के अपने अलग उसूल होते हैं कि हर बच्चे को खामोशी से बैठना है, मौलमा की बात गौर से सुननी है, अपनी जमात को साफ रखना है। तो इसका मतलब है हर चीज़ के कुछ ना कुछ उसूल होते हैं। हम ड्रामा तहरीर करते हैं, हम मजमून तहरीर करते हैं, तो हर चीज़ के लिखने के अलग कवायद और उसूल होते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। कहानी लिखते वक्त इन बातों का ख्याल रखें कि कहानी हमेशा गुजरे हुए ज़माने में लिखी जाती है। याद रखें कि कहानी ना ही मुख्तसर हो और ना ही बहुत ज़्यादा तवील। कहानी के 3 हिस्से होते हैं, इब्तिदा, वाक़या, नतीजा। कहानी का उन्वान ज़रूर लिखें जो कहानी के मुताबिक। ज़बान आसान होनी चाहिए। लंबे लंबे जुमले हरगिज़ ना लिखें। कहानी को वाक़यात के लिहाज से इबारात में तकसीम करें। इबारात का मतलब होता है पैराग्राफ। जब आप कोई भी कहानी तहरीर करें तो उसको पहले एक जो वाक़यात होते हैं, कुछ भी हम बोल रहे होते हैं तो कभी एक वाक़या आता है, फिर दूसरा वाक़या आता है। अगर हम उनके बीच में दरमियान में वक्फा ना लें और एक जगह से बात को दूसरी बात से जोड़ते जाएं तो सारी कहानी जो है एक दूसरे में जो है मिक्स हो जाएगी, वो मिल जाएगी। तो इसलिए जब हम उसको इबारात में तकसीम कर देंगे तो पढ़ने वाले को पता चलेगा कि कहाँ से कौन सा वाक़या शुरू हुआ है और कहाँ ख़त्म हुआ। कहानी लिखने के बाद उसे दोबारा पढ़ें ताकि कोई गलती हो तो उसे दुरुस्त कर लें।
कहानी लिखने के लिए नहीं, बाकी भी ये उसूल आपको हर काम में होना चाहिए आपका, कि जो भी काम करें, जो भी लिखें, जो भी अपने पेपर्स में अपना पर्चा हल करते हुए जब आप पूरा पर्चा कर लें तो उसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें, ताकि अगर कोई गलती हो तो आप उसी वक्त उसे फ़ौरन दुरुस्त कर लें, और इस तरह से आपकी गलतियों की गुंजाइश कम हो जाएगी। ज़बान और बयान और इमला के अल्फाज का ध्यान रखें। ज़बान और बयान यानी जो अल्फाज आप इस कहानी में इस्तेमाल करें वो मयारी हों, और वो मयारी कैसे होंगे, जब आपका ज़ख़ीरा अल्फाज ज़्यादा होगा। जैसे अब अगर आप अंग्रेज़ी की कोई कहानी स्टोरी लिख रहे हैं तो आपको वोकैबुलरी की ज़रूरत होती है, इसी तरह उर्दू में भी आपको ज़ख़ीरा अल्फाज की ज़रूरत होती है। आखिर में नतीजा ज़रूर लिखें। हर कहानी का कोई ना कोई अंजाम होता है, इख्तिताम होता है, तो नतीजा ज़रूर लिखें। मैंने अभी आपको बताया कहानी के 3 हिस्से होते हैं, इब्तिदा, वाक़या और नतीजा। इब्तिदा, ये इब्तिदाई हिस्सा है और इसमें कहानी के किरदारों का तारुफ कराया जाता है। किरदार इंसान, जानवर, परियां, चीज़ें, जिस चीज़ के भी बारे में हम कहानी लिख रहे हैं उसका तारुफ मतलब बताया जाता है कि इसमें ये लोग मौजूद हैं, इनका ये नाम है, और मंजर किसी वक्त का जिक्र है, कौन सा ज़माना है, कैसा माहौल है। अब जैसे अभी मैंने आपको पिछली अपने इसमें जो कहानी सुनाई थी, तस्वीरी कहानी, वो एक कछुए और खरगोश की थी। उसको हमने कैसे शुरू किया था कि एक तालाब के किनारे एक किनारे एक कछुआ और खरगोश रहा करते थे। इस तरह से पूरा माहौल क्रिएट किया था, पूरे माहौल के बारे में बताया था। तो ये इब्तिदाई हिस्सा कहलाता है। दरमियान मतलब वाक़या, इस हिस्से में कहानी में बयान किया जाने वाला वाक़या दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाता है ताकि पढ़ने या सुनने वाले की दिलचस्पी बरकरार रहे। अब वाक़या आप लोग कैसे, आपको पता चलेगा वाक़या? जो कहानी हमने सुनी थी कछुए और खरगोश की, उसमें क्या क्या वाक़यात थे? रेस तो शुरू हो गई, उनकी दौड़ शुरू हो गई। अब वो लोग कहाँ कहाँ गए, कछुआ कहाँ रुका, खरगोश ने उसका इंतज़ार कैसे किया, ये सारे वाक़यात होते हैं जो दरमियान में आते हैं। अंजाम या नतीजा, ये कहानी का आखिरी हिस्सा होता है और इसमें कहानी का हासिल सामने आ जाता है। इसे कहानी का नतीजा या इख्तिताम कहते हैं, जिससे पता चलता है कि अब ये कहानी ख़त्म हो गई है और किस किस किरदार का क्या क्या अंजाम हुआ है, और ये कहानी का नतीजा है। ठीक है, अब मैं इसके आगे आपको बताती हूँ कि कहानी लिखने के तरीके कौन कौन से हैं। इशाराती कहानी, कहानी लिखने के लिए इशारात दिए जाते हैं। जैसे आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव या कुछ चीज़ें रख दी जाएं और कहा जाए कि इनके बारे में आप इनको तरतीब देके आप कहानी लिखिए, तो ये इशाराती कहानी कहलाती है। मौज़ूआती कहानी, कहानी लिखने के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत दिए जाते हैं। मतलब अब मैं आपसे कहूँ लालच बुरी बला है, यह आपका मौजू है, उन्वान है, अब इसके बारे में आपको कहानी लिखनी है, तो कहानी तरतीब से लिखेंगे। पहले इब्तिदा लिखेंगे, फिर उसके दरमियान में जो वाक़यात गुजरेंगे वो लिखेंगे, और फिर नतीजा लिखेंगे। तस्वीरी कहानी, जैसे मैंने आपको तस्वीर दिखा के कहानी सुनाई थी, उसे तस्वीरी कहानी कहते हैं, जिनकी कहानी लिखने के लिए कुछ तस्वीर दी जाती हैं, जिनकी मदद से कहानी तहरीर की जाती है। तो आइए मैं आपको अब एक कहानी सुनाती हूँ जो आपको बहुत गौर से सुननी है, और आप जब कहानी सुनेंगे और मुझे गौर से सुनेंगे तो आपको यकीनन मज़ा आएगा वो कहानी सुनने में, और आप मुझे बहुत अच्छे उसके जवाबात भी देंगे। इसके बाद हम इसकी सरगर्मी भी करेंगे। ठीक है, तो जो है अब मैं आपको एक कहानी जो सुना रही हूँ उसका उन्वान है अक्लमंद मुर्गा। अक्लमंद मुर्गा आपको गौर से सुननी है और मुझे फिर बताना है कि आपको कहानी कैसी लगी और इसका क्या उन्वान हम जो है इसके हिसाब से है या नहीं है। चलिए आइए आपको अब मैं कहानी सुनवाती हूँ। प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक अच्छी और मासूम सी मुर्गी और एक खतरनाक काले सांप और एक अक्लमंद मुर्गे की। तो बच्चों, एक सुबह मुर्गी जंगल में जोर जोर से चिल्ला रही थी।
मेरे अंडे, मेरे अंडे, मेरा एक अंडा गायब है। कल यहाँ 12 अंडे थे और आज सुबह 11 रह गए हैं। यूं ही जंगली मुर्गी अपने घर से निकलकर मुर्गे को तलाश करने के लिए गई। इसे ख्याल तक नहीं था कि इसके मजीद अंडे चुरा लिए जाएंगे। उसके घर के बिल्कुल करीब बाहर घास फूस के एक ढेर में छुपा हुआ चोर जंगली मुर्गी के जाने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये काला सांप था। वो बड़ी आहिस्तगी से घास के ढेर से निकला और फिर रेंगता हुआ घोंसले तक पहुंच गया और जल्दी से एक अंडा हड़प लिया। काला सांप दिल ही दिल में मुस्कुराया। इसका मंसूबा जितना सादा था इतना ही कामयाब भी साबित हुआ था। अब इसने एक और अंडा निगल लिया, लेकिन इसे अपने लंबे गले से नीचे उतारने में कुछ मुश्किल पेश आई, क्योंकि वो जल्दी में अंडे के खौल को पहले मुंह में चबाना भूल गया। मैं अंडे खाने के लिए तैयार हूं, जंगली मुर्गी। वो यूं बोला जैसे जंगली मुर्गी उसके सामने थी और वो इसे धमकी दे रहा था। अब वो रेंगता हुआ वापस चला गया, लेकिन अब इसकी रफ्तार पहले से बहुत ही तेज थी। इस दौरान मुर्गी भी मुर्गे को साथ लेकर अपने घर पर वापस पहुंच गई थी। कोई मेरा एक अंडा ले गया है, मुर्गे ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने गिनती ठीक से की थी? शायद तुमने सिर्फ सोचा हो कि अंडे 11 हैं। मुर्गी ने बड़े गुस्से और खा जाने वाली नजरों से मुर्गे को देखा। मुझे गिनती करनी आती है। आओ खुद अपनी आंखों से देखो कितने अंडे हैं, इसने कहा। 1, 2, 3, 4। मुर्गी ने अंडे गिनने शुरू कर दिए, लेकिन फिर यकदम इसने ऊंची आवाज में गिनना बंद कर दिया। मुर्गे ने पूछा, अब क्या बात है? तुमने गिनती क्यों रोक दी? क्या तुम ये मानने से डरती हो कि तुमसे पहले गलती हुई थी गिनने में? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुर्गी ने जल भुनकर जवाब दिया। यहाँ तो बहुत ही खराबी है। अब यहाँ सिर्फ 9 अंडे बाकी हैं। मुर्गे ने जोर देते हुए कहा। क्या? सिर्फ 9 अंडे? ये सब क्या है? तुम्हारे साथ ऐसा कौन कर सकता है? अगले चंद दिन मुर्गी के लिए बड़े मुसीबत ज़दा थे। इसे अपने बाकी अंडों की बहुत फिक्र थी। इसने हर वक्त घोंसले में अपने अंडों के साथ रहने की कोशिश की, लेकिन हर वक्त ऐसा करना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसे किसी वक्त अपनी भूख मिटाने के लिए दाना दुनका चुगने के लिए बाहर जाना पड़ रहा था और फिर इसे अपने पहले अंडों की देखभाल भी करनी थी। अब वो जो कुछ भी करती, हमेशा वही पहले वाली बात रूनुमा होती। 1 या 2 अंडे हर बार गायब होते। कोई ना कोई जरूर मेरी निगरानी करता है और मेरे मामूलात पर नजर रखता है। मुर्गी मुर्गे के पास बैठी रो रही थी। कोई यकीनन इसकी खबर रखता है, क्योंकि मैं दिन के वक्त कब कहाँ जाती हूँ। अब तो मेरे पास सिर्फ 3 अंडे रह गए हैं। वो बहुत परेशान और मायूस थी। मैं कुछ साबित तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि ये काला सांप ही है जो तुम्हारे अंडे चुरा रहा है। वही तुम पर इतनी देर तक नजर रख सकता है, और हम सब जानते हैं कि इसे अंडे खाना कितने पसंद है। मुर्गे ने जंगली मुर्गी की हालत देखकर कहा। ये सुनकर हो सकता है काला सांप ही इसके अंडे खाता हो। मुर्गी को एक कपकपी सी आ गई। इसने सुन रखा था कि सांप किस तरह पूरा पूरा अंडा मुंह में डालकर अपनी लंबी गर्दन से पेट में उतार लेता है और फिर जमीन पर बल खा खा कर उन्हें अपने मैदे में तोड़कर हजम कर जाता है। मुर्गी को मुर्गे की बात में सच्चाई महसूस हुई और उसने सोचा कि मुर्गे ने ठीक ही कहा है। मुर्गी ने फैसला किया, मुझे फौरन घर वापस जाना चाहिए। इसे अचानक ख्याल आया कि बातें करते हुए बहुत वक्त गुजर गया। वो बड़ी तेजी से अपने अंडों की तरफ बढ़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मजीद 2 अंडे गायब हो चुके थे। वो चिल्लाई, मुर्गे, ओ मुर्गे, इधर आओ, मेरी मदद करो। अब मेरे पास सिर्फ 1 अंडा बाकी रह गया है। मुर्गा जल्दी से वहां पहुंचा। मुर्गे ने कहा, मेरा ख्याल है कि काला सांप तुम्हारा ये अंडा कल जरूर चुराने आएगा। जब तक हम इसको पकड़ नहीं लेते, तुम्हारे अंडे इस तरह ही गायब होते रहेंगे। मुर्गी बोली, हाँ ये दुरुस्त है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम काले सांप को कैसे रोक सकते हैं? मुर्गे ने सरगोशी की,
मेरा एक मंसूबा है। मेरे ख्याल में काला सांप हमें मजीद नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगली सुबह मुर्गी कुछ फासले से अपने अंडों पर यूं निगाह रखे बैठी रही। काले सांप को अंदाजा ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मुर्गी चंद लम्हों के लिए अपने घर से थोड़ी दूर चली गई और काले सांप ने इसे अपने लिए बेहतरीन मौका समझा। वो घास के ढेर से निकला और बड़ी तेजी से रेंगता हुआ आखिरी अंडे तक जा पहुंचा और छट से उसे अपने हलक में उतार लिया। लेकिन जब इसने अंडे को अपनी लंबी गर्दन में तोड़ने की कोशिश की तो वो न टूटा और इसकी गर्दन में एक जगह सख्ती से जम गया, जिससे इसका सांस रुक गया। काले सांप ने अपनी गर्दन में फंसे इस अंडे को तोड़ने और हलक से नीचे उतारने के लिए बहुत बल खाए। जमीन पर इधर उधर पलटा, अंगड़ाइयां ली और अपने जिस्म को जमीन पर मारा, लेकिन वो अंडा ना टूटा और इसकी गर्दन में पहले से भी ज्यादा फंस गया और जम गया। इस दौरान मुर्गी मुर्गे के साथ वहां पहुंच गई। अब काले सांप की तमाम कोशिशें बेकार हो चुकी थी। वो मजीद अंडे चोरी करने के काबिल नहीं रहा था, वो मर चुका था। मुर्गे ने बांग दी, मुझे यकीन है कि मरने से पहले इसे ये मालूम नहीं हो सका होगा कि अंडा क्यों नहीं टूटा था। वो कैसे जान सकता था कि ये अंडा नहीं बल्कि एक सफेद पत्थर था। मुर्गी ने ये सुनकर खुशी से मुर्गे की तरफ देखा जो अभी तक बांगे दे रहा था। जी तो बच्चों, कहानी आपने सुनी, कैसी लगी आपको कहानी? मजेदार थी ना? हाँ, तो अब हम आते हैं अपनी सरगर्मी की तरफ। आप लोगों ने कहानी गौर से सुनी है? शाबाश। चलें अब हम लोग अपनी सरगर्मी की तरफ आते हैं। सरगर्मी ये है कि आपको सवालों के जवाबात तहरीर करने हैं। मंदरजा झेल सवालों के जवाब तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 1, शुरुआत में मुर्गी के पास कितने अंडे थे? नंबर 2, काला सांप कहाँ रहता था? नंबर 3, सांप कितने अंडे रोज खा जाता था? सवाल नंबर 4, सांप ने मुर्गी को क्या धमकी दी? सवाल नंबर 5, अक्लमंद मुर्गे ने क्या मंसूबा बनाया? सवाल नंबर 6, सांप का क्या अंजाम हुआ? इसके अलावा आपको एक सरगर्मी और करनी है जो कि आपकी किताब में मौजूद है। आपको एक तस्वीरी कहानी तहरीर करनी है जो कि आपकी किताब नरगिस के सफ़ा नंबर 21 और 22 पर मौजूद है। उसमें तस्वीर और मददगार अल्फाज की मदद से आपको ये कहानी तहरीर करनी है। उसमें मददगार अल्फाज दिए हुए हैं और कुछ तस्वीर दी हैं जिनको देखकर आपको कहानी तहरीर करनी है। और कहानी किस तरह तहरीर करनी है ये मैंने आपको बताया है। पहले कहानी की इब्तिदा लिखेंगे जिसमें आप किरदारों के बारे में बताएंगे, फिर उसके दरमियान में वाक़यात तहरीर करेंगे और फिर उसका नतीजा लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि मुझे बहुत अच्छी अच्छी दिलचस्प कहानियाँ पढ़ने के लिए मिलेंगी और बहुत सारे बच्चे मुझे ये काम करके ज़रूर भेजेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।